एडीए के घर पर, उनके ठिकानों पर, दफ्तर पर रेड पड़ी है और सीबीआई घर में रेड होना एक बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे आदमी की जो जो मोदी सरकार के बहुत करीब माने जाते थे। क्या अनिल अंबानी को गिरफ्तार कर सकते हैं नरेंद्र मोदी? कुछ भी हो सकता है। सरकार और बड़े उद्योगपतियों के बीच झगड़ा होने लगे तो सब कुछ ठीक नहीं है फिलहाल। ये सरकार सबको पता है 240 वाली सरकार है। हालांकि मोदी जी ये नैरेटिव बनाते हैं कि भाई बहुत ही स्थिर सरकार। गेमिंग इंडस्ट्री को बैन करा है। आप सोचिए, गेमिंग इंडस्ट्री में भी कई उद्योग इन्वॉल्व हैं और इसमें कई पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं और मेरा मानना है कि इसमें रूलिंग पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं। जो नरेंद्र मोदी के फाइनेंसर्स हैं, यानी ये वो लोग हैं जिनके पैसे से चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी, क्या उनका विश्वास उन पे खत्म हो चुका है? इज दिस इनफ ऑफ नरेंद्र मोदी? एक अंदर की बात, एक ऐसी बात जिस पर कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अंग्रेजी का एक फ्रेज है बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी अंत की शुरुआत। वाकई ये एक अंत की शुरुआत जैसा ही महसूस हो रहा है। अब अखबारों को उठा लीजिए, टीवी चैनल्स देखिए, आपको जरा सी आहट भी नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी सरकार को कोई खतरा है। लेकिन ये खतरा तब से शुरू हो चुका था जबकि संसद के सत्र के पहले ही दिन देश के सिटिंग उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था कि वो सेहत के कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा पत्रकार नहीं है, कोई ऐसा डिटेक्टिव नहीं है जो ढूंढ के निकाल सके कि आखिर धनखड़ जी हैं तो हैं कहाँ। सबसे बड़ी खबर ये है, ये देखिए आप अखबारों में ये खबर जरूर आपको मिली होगी कि अनिल धीरू भाई अंबानी, जिनको प्यार से या मैं कहूँगी कोड वर्ड के तौर पर पत्रकार एडीए कहा करते हैं, एडीए के घर पर, उनके ठिकानों पर, दफ्तर पर रेड पड़ी है। और ये रेड सिर्फ 3,000 करोड़ से भी कम के जिस भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है उसको लेकर पड़ी है। ये खबर इतनी खामोशी के साथ आई और उससे भी ज्यादा खामोशी के साथ दबे पांव से चली गई। अनिल धीरू भाई अंबानी, एडीए, सीबीआई की ये रेड उनके ऊपर पड़ी। इससे पहले उनके ऊपर एक केस फाइल किया गया, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल धीरू भाई अंबानी, और इसके अलावा उनके रेजिडेंस पे, उनके प्रेमाइसेस जो रिलायंस कम्युनिकेशंस है। और बताया जाता है कि सीबीआई का ये कहना है कि बैंक फ्रॉड, बैंक भ्रष्टाचार के केस में धोखाधड़ी का मामला है, एजेंसी ये कह रही है। और 2,929 करोड़ रुपए का ये नुकसान पहुंचा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और इससे ठीक कुछ ही दिनों पहले की बात है, सीबीआई से पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने 20,000 करोड़ का ये मामला दिखाते हुए ये मामला दर्ज किया और खुद अनिल अंबानी से इस पर पूछताछ की है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है। ये लोन स्कैम का मामला बताया जा रहा है। अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि अंबानी इसको छूने का, उनको टच करने का राजनीतिक मायने क्या हैं, जिसे एक पब्लिक एम्बेरसमेंट कहते हैं। यानी एक तरह से मैं कहूँगी एक खुले में एक शर्म, खुले में एक बेइज्जती करने के क्या मायने हैं। पूरा अगर लगभग 80 सालों का इतिहास देखें देश की राजनीति का, तो ये बहुत कम या मैं कहूँगी नहीं हुआ है। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसको तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया ने किस तरह से छुपा दिया। क्योंकि पहले देखिए धनखड़ एपिसोड हुआ जहां सिटिंग जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा आप ये देखिए वोट चोरी का पूरा मामला चल रहा है, जिसमें बिहार में से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस तरह की हलचल नहीं कहूंगी मैं, इस तरह की आंधी है कि जिसको जितना छिपा सके मीडिया उतना छिपाने की कोशिश कर रहा है। सैकड़ों पत्रकार इसमें लगे हुए हैं, लेकिन कोई तरह से इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। ये 240 सीटों वाले जो नरेंद्र मोदी हैं, ये इतने कमजोर हो गए हैं कि पहले धनखड़, फिर वोट चोरी का इल्जाम, फिर वो सबसे ज्यादा शर्मनाक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के जरिए, और उसके बाद अब हरीश खरे जी वायर में ये आर्टिकल लिखते हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगी। एक अंदर की बात, एक ऐसी बात जिस पर कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि या तो वो अनिल अंबानी से जुड़ा हुआ है, या वो मुकेश अंबानी से जुड़ा हुआ है, या वो गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है। कोई भी इस वक्त जो कॉर्पोरेट मीडिया, बिग मीडिया जिसे हम कहते हैं, कहीं भी हर तरफ से उसके तार बंधे हुए हैं, हर तरफ से उसके तार मिले हुए हैं और हाथ बंधे हुए हैं। तो सीधे तौर पर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी और उसके अलावा एम के वेणु से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस तस्वीर के पीछे की तस्वीर क्या है। ये मैं आपको इस कार्यक्रम में वादा करती हूँ बताने की पूरे तरीके से कोशिश करूंगी। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि 3 नजरिए से इसको देखिए। पहले धनखड़ जी के इस्तीफे के साथ शुरुआत हुई, वोट चोरी के बाद शर्मनाक तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे ज्यादा मैं कहूंगी इज्जत तो नहीं, ज्यादा जिल्लत इस सरकार को, 240 सीटों वाले नरेंद्र मोदी को आई। और बात इस तरह की भी होने लगी कि क्या वाकई मध्य अवधि चुनाव का समय आ गया, और इस पर भी चर्चा होगी और आने वाले हफ्ते में होती रहेगी। और नंबर 3 जो आखिरी बात है वो
कि अनिल अंबानी के घर मेहमान आए हैं, और वो मेहमान कौन है? सीबीआई के अधिकारी। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल जो उठ रहे हैं इसको लेकर हरीश खरे ने अलग अलग सीन क्रिएट किए हैं और बताया है कि कैसे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार से लेकर और अब तक, यानी 2000 के शुरुआत से 25 साल की पूरी कहानी को उन्होंने हमारे सामने एक तरह से आईने में उतार दिया है। अब वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 1999 की आसपास की ये बात है। अटल बिहारी वाजपेयी के जो शासनकाल है उसकी ये शुरुआत है। सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे त्रिनाथ मिश्रा। उन्होंने ईमानदारी के नाम पर धीरू भाई अंबानी के घर पे छापा डलवा दिया। फिर क्या था? आप ये देखिए, इसको ब्लास्फेमी या ईश निंदा का नाम दिया जा रहा है। ईश निंदा, ब्लास्फेमी, यानी कि ईश्वर की शान में गुस्ताखी कर देना, ये वो नाम है। और इसीलिए आप वो बता रहे हैं हरीश खरे किस तरह से सीन नंबर 1 की शुरुआत बता रहे हैं ये 1999 की, कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको अपने पद से हटा दिया गया। इतना खामियाजा भुगतना पड़ा इस कदम का। अब दूसरी बार आ जाते हैं वो 2013 में। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, और ये सब कुछ जो मंजर कशी मैं आपके सामने कर रही हूँ उसकी वजह है ये बताने की कि ये वही अनिल अंबानी हैं जिसके नरेंद्र मोदी से इस तरह के ताल्लुकात रहे कि रफाल डील को लेकर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने जब ये बड़ा सवाल उठाया था कि इतनी बड़ी डील उस व्यक्ति को दी जा रही है हथियार बनाने की जिसको कि कोई तजुर्बा नहीं है कंपनी का। रफाल का भी जिक्र करते हैं हरीश खरे। और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति के क्या मायने हैं, मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी कि क्या वाकई ये एक अंत की शुरुआत है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार के खंभे हिले हुए हैं, क्या पैर कपकपा रहे हैं। और चूंकि ये माना जाता है कि कॉरपोरेशंस में जब आपस में मसला होने लगे या सरकार और बड़े उद्योगपतियों के बीच झगड़ा होने लगे तो सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल ये जो पूरा नेक्सस है कारोबारियों का और सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं हमारे, उनका 2013 में याद दिलाते हैं। और मुझे याद आ रहा था जो हरीश खरे जी ने नहीं भी किया वो भी, कि वो कह रहे हैं कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होती थी, और ये तब उस दौर की बात है, आप सोचिए 2002 के बाद जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर उनकी चर्चा की जा रही थी, राष्ट्रीय मीडिया उन्हें सर पर चढ़ाना चाहता था, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ गुजरात दंगों का दाग लेकर अपनी दामन पर घूम रहे थे नरेंद्र मोदी, और ये माना जा रहा था कि ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बनाया जा सकता। उसी वक्त में अपना पूरा वजन अनिल अंबानी ने पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ रखा और कहा कि गुजरात में 3 महापुरुष हुए हैं अब तक। पहले महापुरुष महात्मा गांधी, उसके बाद सरदार पटेल और तीसरे नरेंद्र मोदी। आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जिसने मचान पे बिठाया नरेंद्र मोदी को, 12 सालों बाद उस व्यक्ति के कारोबारी ठिकानों और घर पर, ये इतनी बड़ी घटना है कि वाकई एक जलजला है एक तरह का राजनीतिक, कारोबारी नहीं, भ्रष्टाचार के हिसाब से नहीं, एक राजनीतिक जलजला है ये। और उस व्यक्ति के घर रेड पड़ रही है, उस व्यक्ति के घर सर्च हो रही है। ये आप शानदार बात देखिए। 16 सितंबर 2016, ये तीसरा सीन लिखते हैं हरीश खरे और कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जन्मदिन था। अनिल अंबानी अखबार में लंबा चौड़ा लेख लिखते हैं और मोदी शासन की जमकर तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि भारत अब भ्रष्टाचार से मुक्त है, फुर्तीला और गर्व से भरा देश बन चुका है। ये सब बयान अब अतीत के दस्तावेज हैं। कितना फुर्तीला, कितना गर्व से भरा हुआ ये देश है और भ्रष्टाचार से इतना मुक्त हो गया है देश। 2016 से लेकर अब तक एक दशक भी नहीं गुजरा, इतना मुक्त हुआ है ये देश कि अब अनिल अंबानी, जिन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, उन्हीं अंबानी के ऊपर रेड पड़ रही है। आप आयरनी देखिए, विडंबना देखिए इस पूरे मामले की। और अब चौथे सीन पर आ जाते हैं कि जो ये पूरी कार्रवाई हुई है, ये पूरी जो एक पब्लिक जिल्लत, एक सरेआम जिल्लत का जो सामना अंबानी परिवार को करना पड़ा है, उसको हम किस तरह से देखें। तो सीबीआई छापा मारती है अनिल अंबानी के घरों पर। आरोप यह है कि सिर्फ 3000, वही मैं कह रही हूँ कि ये तो मूंगफली के दाने के बराबर है जितने बड़े बड़े कारोबार ये लोग कर रहे हैं। 3000 करोड़ से भी कम के लिए इसको एसबीआई को नुकसान हुआ है। ये कितने करोड़ का मामला है ये भी अभी देखना होगा, लेकिन ये मैं इस मामले की मेरिट में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो सवाल हैं वो उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। सवाल नंबर 1, क्या अनिल अंबानी ने सत्ता के नए पसंदीदा पूंजीपतियों, नहीं कहूंगी मैं, पूंजीपति कहूंगी, उनके पैर पर पैर रख दिया है? आपको याद दिलाना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार, ये कोई अफवाह नहीं है कि अडानी को बचाने के लिए केसेस में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो केस चल रहा है, वो पूरी की पूरी सरकार वो दाव पे लगा रहे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था और किस तरह से ये पूरा मामला, जो कारोबारी रिश्ते हैं अमेरिका और इंडिया के बीच, किस कदर तनाव में है, क्योंकि एक कारोबारी को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। दूसरा,
क्या ये भी माना जा सकता है जिसको इंडिया इंक हम कहते हैं, यानी कि आपस में जो कारोबारी लोग हैं, क्या इनके भीतर घात, ये भीतर की लड़ाई इनकी शुरू हो चुकी है? क्योंकि माना ये जाता है राजनीति में कि अगर सरकार तभी स्थिर है जब कारोबारी आपस में खुश हैं, यानी थोड़ी सी रेवड़ी उन्हें, थोड़ी सी रेवड़ी इन्हें और थोड़ी सी रेवड़ी उन्हें। तमाम जो कारोबारी हैं जो इस वक्त के अहम, ये कोई मामूली कारोबारी परिवार नहीं है। ये सिर्फ भाजपा की भी बात नहीं है, मैं कहती हूँ कि पूरा स्ट्रक्चर ही हमारे देश का ऐसा है कि जो टाटा बिरला उस वक्त हुआ करते थे, जो इस वक्त के अंबानी अडानी है, कांग्रेस के दौर में भी जब ये माना जाता है कि सरकार तभी स्थिर है जब कॉरपोरेशंस बिल्कुल खुश हैं, तो क्या ये अंदर ही अंदर आपस में झगड़ा चल रहा है? हरीश खरे यहाँ पर ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं, उनकी बहस ये भी है यहाँ पर कि जो रफाल है उसमें जिस तरह से कोई राज है अनिल अंबानी के पास जो कहीं ना कहीं खतरे का सबब बन चुके हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि क्या वाकई ये अंबानी और मोदी परिवार यानी मोदी की सरकार इनके बीच कई झगड़ा माना जाएगा? क्या ये भी इस तरह की भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई अनिल अंबानी की? इसको लेकर कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक और कारोबारी जो हल्के हैं उनमें इसको लेकर चर्चा है कि क्या इससे पूरी शुरुआत हुई है इस एपिसोड की। M.K. वेणु द वायर के फाउंडिंग एडिटर और देश के जाने माने जो इकोनॉमी के जर्नलिस्ट हैं, जानकार हैं, अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो राजनीति है उस पर उनकी पैनी निगाह रहती है। M.K. वेणु, ये बताइए कि ये खबर इतनी आसानी से आई और उसके आगे बहुत ही धीमे तरीके से चली भी गई कि अनिल अंबानी के घर रेड पड़ी है। ये मैं कहती हूँ ये इतनी बड़ी खबर है कि एक ज़लज़ले जैसा है, और जब से हम ये देख रहे हैं धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद से ऐसा लगता है कि इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर रिश्ता क्या है इस वक्त जो पूरा नजर आ रहा है, एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ ये जो रेड पड़ी है। इसमें अरफा एक किस्म से एक राजनीतिक एक अस्थिरता जो मैं कहूँगा एक पैदा हुई अभी। और मैंने देखा है कि अगर आप रिसेंट हिस्ट्री देखें, आप इतिहास देखें 10 साल पुराना या 20 साल पुराना, जो एक सरकार जो लंबे जिस दौर जिसका रहता है, जैसे यूपीए में भी 10 साल यूपीए चला, मगर आपको याद होगा कि जब आखिरी जो 2 साल में बहुत ही जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई और जिसमें जो बड़े उद्योग थे और जनरली जो उद्योगपति बिल्कुल निराश हो चुके थे यूपीए से, और उनके बीच में भी बहुत आपस में अनबन, बहुत ही झगड़े चल रहे थे, और वो उसका असर राजनीति में दिखा। मुझे लग रहा है कि अब उसी तरह का एक हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। और मैं अनिल अंबानी के जो खिलाफ जिस जोरों से जो कार्रवाई हुई है, ईडी, सीबीआई, घर में रेड होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे आदमी की जो मोदी सरकार के बहुत करीब माने जाते थे, और जैसे आपने देखा होगा 2013 में जब 14 में 16 में भी जब मोदी सरकार मोदी जी के बहुत ही गुण गाया करते थे अनिल अंबानी, और उनकी जो उनका क्लोजनेस और भी कई तरीके से दिखता था। वो एकदम से जिस तरह बैंकों ने उनके खिलाफ फ्रॉड का केस, क्रिमिनल केसेस जो बैंकों ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी सरकार की संस्थानें हैं, इन्होंने किया उनके खिलाफ, तो ऐसा लगता है कि कुछ फेरबदल हुआ है। जो माहौल जो रहा है और मोदी सरकार का जो रवैया अनिल अंबानी के तरफ, मैंने सुना कि और भी उद्योग जो पति हैं उनके तरफ भी ये एक तरह से एक मैसेज भेजा जा रहा है मोदी सरकार के जरिए, एक चिलिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, जो मीडिया पे जिस तरह चिलिंग इफेक्ट होता है, वो मुझे लगता है कुछ उद्योगों में भी किया जा रहा है। क्योंकि ये जो अस्थिरता, जैसे मैंने बोला यूपीए के टाइम जिस तरह उद्योगपति यूपीए के से नाराज थे, कुछ लोग खिलाफ हो गए, कुछ साथ थे, उनके आपस में झगड़े, उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है अभी, ये मुझे लग रहा है। और ये पॉलिटिकल है। वेणु आर्टिकल को पढ़ें, अगर हरीश खरे कह रहे हैं कि ये ब्लड बाथ, जिसको आप कह रहे हैं कि दूसरे भी कारोबारियों पर इस तरह से एक निशाना हो सकता है, वो उसको ब्लड बाथ कह रहे हैं, मैं कहूँ हिंदी में तो एक तरह का ये कारोबारी जगत में एक खून खराबा, या जिसको हम कह सकते हैं कि मुकदमे, लोगों का जेल जाना। मुझे सीधे सीधे बताइए, जवाब दीजिए इस बात का कि क्या अनिल अंबानी को गिरफ्तार कर सकते हैं नरेंद्र मोदी? देखिए अरफा, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, ईडी और सीबीआई की, जिस तरह की कार्रवाई चल रही है इनके ऊपर,
कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने सुना कि अभी 2-3 दिन में दोबारा उनको बुलाया जाएगा और उनसे और भी उनकी इंटरोगेशन वगैरह होगी। हालांकि मैं ये कहूंगा अल्फा कि जो 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 तथ्य थे इनके, जो जो बैंक, इनके खिलाफ केस क्या है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, बैंकों से जो लोन लिए गए, स्टेट बैंक ने, जो बैंक ऑफ इंडिया, जो फ्रॉड जो इन्होंने इनको करार दिया है कि भाई फ्रॉड ये होता है कि जब आपने उनसे जो लोन पैसे लिए वो अपने प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय और कई जगह डाइवर्ट हुए हैं, अपनी कंपनियों में या अपने किसी चार्जेस ये हैं। हालांकि अनिल अंबानी उसको डिनाई कर रहे हैं, मगर चार्जेस ये हैं। मगर ये सारी चार्जेस, ताज्जुब की बात अरफा ये कि ये 8-10 साल पहले पता थी और इसके सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे वो यस बैंक का केस हो, चाहे एसबीआई का हो, रिलायंस कम्युनिकेशन का लोन हो, चाहे रिलायंस, इनके और भी कई कंपनीज थी, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल, और इनके अपने ऑडिटर्स, इन्होंने फॉरेंसिक रिजाइन करके जो इन कंपनियों के, उन्होंने इनके पूरे जो फॉरेंसिक ऑडिट में ये सारी जो मनी ट्रेल बताई थी, किस तरह मनी डाइवर्ट हुआ है। तो ये ताज्जुब की बात है, कार्रवाई अब हो रही है। तो टाइमिंग का मेरा मानना ये है कि जो राजनीतिक जो एक किस्म से इस सरकार में पैरानोया एक छाया हुआ है और ये एक डर का माहौल पैदा हुआ है, और ये सरकार, सबको पता है 240 वाली सरकार है। हालांकि मोदी जी ये नैरेटिव बनाते हैं कि भाई बहुत ही स्थिर सरकार है, मगर अस्थिरता है, और ये अस्थिरता इसकी कई मैनिफेस्टेशन है। अभी पीछे आपको मैं बताऊंगा, मुकेश अंबानी ग्रुप के ऊपर भी अभी फरवरी मार्च में 2-3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, इसी सरकार ने कम से कम 23,000 करोड़ का एक नोटिस उनको दिया। ये पुराना केस चला आ रहा था, मगर अभी नोटिस आया है कि आपने जो इनकी जो केजी बेसिन में जो रिलायंस RIL, जो बड़े भाई के जो तेल के जो अंडर सी ऑयल है, उसमें आपने साथ में ONGC की ऑयल फील्ड भी थी, उनसे आपने तेल खींचा गलत तरीके से, और उसके ऊपर आप नोटिस इन्होंने दिया है कि आप इनको कि भाई आप $2.8 बिलियन, माने करीब 23,000 करोड़ आपको सरकार को, ONGC को देना पड़ेगा। तो और इसके अलावा कुछ रिलायंस ग्रुप के खिलाफ, पूरे फैमिली के खिलाफ और भी कुछ टैक्स केसेस भी एक्टिवेट हुई थी पिछले 1-2 साल में। आपको याद होगा HSBC की कोई सीक्रेट लिस्ट आई थी, फॉरेन बैंक अकाउंट्स किन किन लोगों की थी, उनमें इनकी भी अकाउंट्स देखी गई थी, और वो कार्रवाई भी इन्होंने शुरू करी थी। तो ये सारी, और इनके साथ भी, मुकेश अंबानी ग्रुप के साथ भी प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा रिश्ता था। आपको याद होगा जब ये आए थे तो इन्होंने बड़े इनके अस्पताल, रिसर्च सब इनॉग्रेट किए। नीता अंबानी, मुकेश अंबानी के साथ स्टेज में गले मिलना, वो सब इनका सब चल रहा था तब। तो अभी मुझे लगता है कि ये मैसेज दिया जा रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इन सब चीजों का कहीं पे कोई लिंक, जो धनखड़ साहब का जो जिस तरह का रेजिग्नेशन हुआ, गायब होना, उससे भी कोई लिंक है। कुछ लोग टाइमिंग देख रहे हैं कि धनखड़ साहब के रेजिग्नेशन के 3-4 दिन के अंदर ये अनिल अंबानी के खिलाफ कई बैंकों ने जो डिक्लेयर किया था, स्टेट बैंक वगैरह ने उनके अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करा था, वो तब शुरू हुआ। उसके बाद कुछ हफ्तों बाद इन पे रेड्स हुई, ईडी की रेड्स हुई, फिर सीबीआई की। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का कुछ माहौल है। और ये और इस पे मैं एक और चीज जोड़ता हूँ अरफा, इन्होंने एक और अभी कार्रवाई करी है। इन्होंने एक बिल लेके आए हैं जिसपे इन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री को बैन करा है। अब आप सोचिए, गेमिंग इंडस्ट्री में भी कई उद्योग इन्वॉल्व हैं, और इसमें कई पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, और मेरा मानना है कि इसमें रूलिंग पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो इनको अब ये लग रहा है कि गेमिंग इंडस्ट्री के जरिए, आपको याद होगा इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ कार्रवाई शुरू करी थी, किसी कोई गेमिंग रैकेट को लेके एक स्कैंडल था, जो दुबई में से पैसा आ रहा था या जा रहा था, जो भी। तो ये गेमिंग में पैसा बहुत बनता है, और ये बाहर रखा जाता है, और बाहर से फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी फंडिंग होती है। तो ये मुझे लग रहा है ये बिहार को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बैन कर दिया, और काफी मार्केट में बड़ी हलचल मची हुई है गेमिंग, हलचल है इसको लेकर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये तार आप जो जोड़े हैं। और मुझे लगता है कि धनखड़ के
नाम पर जो धरती हिली थी अभी भी धड़-धड़ और थर-थर ही काँप रही है। आखिरी सवाल आपसे बिल्कुल कि क्या इसको राजनीतिक संदेश के तौर पे ये माना जाए कि ये जो बड़े कारोबारी हैं, जो नरेंद्र मोदी के फाइनेंसर्स हैं, यानी ये वो लोग हैं जिनके पैसे से चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी, क्या उनका विश्वास उन पे खत्म हो चुका है? इज़ दिस इनफ ऑफ नरेंद्र मोदी? क्या नरेंद्र मोदी अब नहीं चाहिए इन कारोबारियों को? तो अर्फा, मैं शुरू में आपसे मैंने कहा कि जिस तरह यूपीए के आखिरी 2 साल में ज्यादातर जो कारोबारी सरकार से काफी त्रस्त हो चुके थे, वो स्थिति आज भी है। ज्यादातर कारोबारी सरकार से त्रस्त हैं, और मगर फर्क ये है तब के और अभी में, तब लोग खुल के बोलते थे क्योंकि यूपीए इस तरह लोगों के ऊपर बिजनेस बिजनेसमैन के ऊपर ईडी या सीबीआई जिस तरह अभी चल रहा है वैसे नहीं कार्रवाई करती थी। तो आजकल लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, कोई खुल के बोल नहीं रहा, मगर अंदर दबी आवाज में सब बात कर रहे हैं। और ये जो है ये जरूर ये एक तरह से एक जिसे कहते हैं एक स्नोबॉल हो रहा है, और ये स्थिति ये सुधरना मेरे को नहीं सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। ये स्थिति जो चल रहा है, जो उद्योग और पॉलिटिक्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप था वो फिर से टूट रहा है, जिस तरह यूपीए के जो आखिरी 2 साल में यूपीए के आखिरी दौर का ये आप कहें तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल रिपीट करती हुई नजर आ रही है कि ये जो नरेंद्र मोदी 3 हैं, 3.0 जिनको बड़े प्यार से कहा जाता है, वैसे ही तस्वीर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एम के वेणु। और दर्शकों को ये बता दें कि इस खबर पर कोई रिपोर्ट करे ना करे, किसी भी दरबारी सरकारी मीडिया में आपको ये नजर आए ना आए, वायर इसको फॉलो अप करता रहेगा और वो तमाम सवाल पूछता रहेगा, वो तमाम तस्वीर आपको दिखाता रहेगा जो आपके लिए देखना जरूरी है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।